अभी अभी एज एन एचआर मैनेजर ज्वाइन किया है या फिर एज एन एचआर ज्वाइन किया है? यस, किसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन ली है एज एन एचआर मैनेजर या फिर कोई भी सीनियर पोजीशन एचआर की, या फिर हम एक एचआर है, नॉर्मल एचआर है, जर्नलिस्ट एग्जेक्टिव, और हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन मिली है, लाइक या तो हम बहुत ही कम लोगों में है, मतलब बहुत सारे एचआर नहीं है, वहां पर हमें करनी है बहुत सारी एक्टिविटीज एज एन एचआर। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की हमारे हाथ में होनी चाहिए? यस, अगर हम खोले वो सारी चीजें हमें ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करने के लिए चाहिए ही चाहिए। अब कहेंगे आप ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट थोड़ी हम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को एज एन एचआर काम करने के लिए अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और हम हैं एचआर, तो ऐसी कौन सी चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो हमारे पास होनी चाहिए, जैसे कि हम उनका रिक्रूटमेंट, पेरोल, एग्जिट और डे टू डे एक्टिविटीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लर्निंग एंड डेवलपमेंट और बहुत सारी एक्टिविटीज जो एक एचआर करता है एक एम्प्लॉई को लेकर, वो सारी हम कर पाए, राइट? अभी हम इसको बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये किसके बारे में बात हो रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि एक एचआर बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है। बहुत बार मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मैम एचआर मैनेजर ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे हाथ में होनी चाहिए, कैसे कन्विंस करें ऑर्गेनाइजेशन को कि वो हमें वो सारी चीजें दें और हमें क्यों जरूरत है। हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो चीजें हमें क्यों चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज हम कंपनी से कभी भी वो चीजें नहीं मांग पाएंगे, ऐसे डॉक्यूमेंट्स हम कभी भी कंपनी से नहीं मांग पाएंगे अगर हमें खुद ही नहीं पता होगा कि उन चीजों का पर्पस क्या है। अब किस बारे में बात हो रही है, अगर यहाँ पे थोड़ी सी डाउट आ रही है तो आज हम साथ में मिलके इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स यू मस्ट हैव एज एन एचआर। बहुत बार रिक्वेस्ट किया गया सेशन, तो हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पूरा सेशन देखें, लॉन्ग सेशन में अवॉइड करूंगी, लेकिन कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं वो मुझे बताने ही पड़ेंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, राइट? कोई भी एचआर है, आप चाहे रिक्रूटर हैं, आगे सोचते हैं भाई मुझे मैनेजर लेवल पे जाना है, या फिर अभी आपने ज्वाइन किया एज एन एचआर, आप इंटर्न है, सबके लिए ये बेनिफिशियल है, इसलिए इसको जरूर देखें। पता तो होना चाहिए ऐसी कौन सी चीजें जो हमारे हाथ में होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट यू मस्ट हैव एज एन एचआर, राइट? सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट सा बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कहीं पर भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड में। और दूसरा चैनल है मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, जाइए उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां भी सेशंस देखिए, आएंगे वहां भी सेशंस। इससे पहले मेरा एक सेशन आया था रिक्रूटमेंट रिपोर्ट का, प्लीज उस सेशन को जरूर देखें। सैम्पल रिपोर्ट चाहते हैं तो भी जरूर बताएं, ओके? बिल्कुल आ जाएगी सैम्पल रिपोर्ट, कोई इशू नहीं है। सेशन जरूर देख लें जाके, इससे जस्ट पहले ही आया है, प्लेलिस्ट में भी पूछ सकते हैं, देख सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स सीरीज की प्लेलिस्ट में है, नहीं मिलता है तो मुझे भी बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, बाहर से हमें सबने बता तो दिया कि भाई इतने इतने लोग काम करते हैं, नहीं, उससे नहीं काम चलेगा। या तो पीडीएफ फॉर्म में लीजिए या फिर हो सकता है फाइल फॉर्म में, डॉक्यूमेंट फॉर्म में, वहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा ही होगा। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको खुद से बनाना पड़ेगा और उसको अपने पास रखना पड़ेगा। अगर मतलब वहां पे अब आज तक नहीं बना है, कोई स्टार्टअप नहीं है, पहले से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं बना है, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन से नहीं होते ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स, तो आपको बनाने पड़ेंगे। कैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब ऊपर कौन है, ओनर है, सीईओ है, डायरेक्टर्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक डिपार्टमेंट्स आ गए आपके जैसे फाइनेंस, आपका एचआर, आपका एडमिन, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल, राइट? इस तरीके के डिपार्टमेंट्स। फिर उसके बाद कौन कौन उसमें मैनेजर है, पोजीशंस कैसे कैसे होल्ड करते हैं। फाइन, ये बहुत इजी सा चार्ट है, आप गूगल आउट भी कर सकते हैं, सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप मुझसे चाहते हैं कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट दिखा दीजिए तो मैं वो भी दिखा दूंगी, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, राइट? नॉर्मली एक ही ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ब्रांचेस वाइज डिफरेंट हो सकते हैं या हेड ऑफिस वाइज डिफरेंट हो सकते हैं, अदरवाइज हर जगह एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है जिसमें ये पता होता है कि कौन पर्सन किस पोजीशन पे है। यहाँ इसकी बात हो रही है, आपकी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जितने एम्प्लॉइज हैं वो किस किस पोजीशन पे हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप अंडर एस्टिमेट करते रहेंगे, आपको पता ही नहीं होगा किस लेवल पे कौन पर्सन है। जब आप किसी एम्प्लॉय से बात करेंगे, स्पेशली अगर आप किसी सीनियर पर्सन को कॉल करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे सीनियर पर्सन आपसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, इससे पहले कौन है या इसके बाद कौन है डेजिग्नेशन में, मुझे किसे रिपोर्ट करना होगा,
इंटरव्यू पैनल में क्या ये लोग हैं क्या नहीं है, इस तरीके की चीजें तो आपको पता होनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मेरा कैसे है। अगर आप ये को यही नहीं पता होगा, डेजिग्नेशन डिफरेंस नहीं पता होगा, सीनियर जूनियर डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आप कैसे किसी कैंडिडेट को कन्विंस करेंगे। वो कहेंगे अरे यार इसे तो खुद ही कुछ नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये क्या हायरिंग कर रहा है। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमेशा टॉप टू बॉटम ही होता है, टॉप पे लिखा होगा, और ये हो सकता है आपके ग्राफ्स के फॉर्म में, डायग्राम्स के फॉर्म में होता है। हमारे नॉर्मली ये वर्ड में भी बन जाते हैं, और कई बार आपको ये पीपीटी फॉर्म में भी मिलेगा। मतलब ऐसा है कि आपको एक फाइल फॉर्म में तो चाहिए चाहिए, और ये आपको एक पीडीएफ या फिर पीपीटी फॉर्म में भी आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। नहीं है तो प्लीज जरूर बनाइएगा, पूछ कर बनाइए अपनी कंपनी में जो भी आपको हायर कर रहा है। हो सकता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो आपकी डायरेक्ट ओनर से ही बात हो, तो इसको उन्हें कन्विंस जरूर करेगा कि ये होना जरूरी है। हमें एक्चुअली डेजिग्नेशन डिफरेंस पता होने चाहिए, कौन सीनियर पोजीशंस पे है कौन लोअर पे है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा स्ट्रीमलाइन करने में बहुत सारी चीजें, राइट। मैं इसलिए बता रही हूँ कि हर कोई बहुत ब्रांडेड ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जाता है, बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं जाता है जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ स्ट्रीमलाइन होता है। हमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाके खुद करनी पड़ेंगी चीजें स्ट्रीमलाइन, वहां पे कैसे करेंगे, राइट। सो इसलिए ये बहुत जरूरी है। सेकेंड इज स्टाफिंग प्लान। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाते रहते हैं, मतलब डिपार्टमेंट्स में हायरिंग मैनेजर्स ना आपको ऐसे रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं क्योंकि स्टाफिंग प्लान ही नहीं होता प्रॉपर। यस, वो कहेंगे यार मुझे अभी ये हायरिंग चाहिए, एक एग्जेक्टिव कल मिल गया था, फिर मुझे 5 दिन बाद फिर एक एग्जेक्टिव की रिक्वायरमेंट आ गई, पता नहीं क्या काम चल रहा है, वो अपना कुछ इंटरनल काम चला रहे हैं। स्टाफिंग प्लान क्यों नहीं बनाते हैं? बनाइए स्टाफिंग प्लान, बहुत जरूरी है। कहाँ है मेरा स्टाफिंग प्लान? मतलब क्या है ये स्टाफिंग प्लान? ये है डिपार्टमेंट वाइज कितने एम्प्लॉयज की नीड है, वो क्या काम करने वाले हैं, एनालाइज करिए अभी क्या काम चल रहा है। स्टार्टअप है तो बहुत इजी है, सारी चीजें पहले से लेके चले कि भाई कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने उनके नीचे एम्प्लॉयज होंगे, क्या क्या वर्क होगा, कैसे कैसे एलोकेट होगा, राइट। और विद क्लैरिटी, प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शंस नहीं है तो उन्हें डिजाइन कीजिए। इस हरी में नहीं रहिए कि भाई मुझे तो अपने टारगेट्स देने हैं, मुझे तो अपने टारगेट्स देने हैं। पता है हो सकता है स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो जब आप इन सब चीजों के बारे में बात करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि भाई ये स्टाफिंग प्लान कहाँ है और कितनी रिक्वायरमेंट है क्या है, लेकिन पता है फिर बाद में सबको रियलाइज होगा कि इन्होंने बहुत ही प्लान्ड वे में स्टार्ट किया है अपना रिक्रूटमेंट करना। यस, अब यहाँ जो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जहाँ बहुत सारे रिक्रूटर्स या बहुत सारे एचआर्स हैं, वहां पर ये वाली प्रॉब्लम आएगी कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, और वहां पर क्या होगा, आपको एक डिफाइंड चीज दे दी जाएगी कि भाई चलो अब ऐसा है, ये सारी चीजें आपको नहीं मिल सकती, जितने डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हो आपको हमने ये ऐसे ऐसे करके बता दिया, और स्टाफिंग प्लान का ये है कि डिपार्टमेंट में 5 लोग चाहिए, अभी 3 है अभी 4 है, तो चलो अब एक एम्प्लॉय और चाहिए। इतना हो सकता है आपसे इस लेवल पे डिस्कस किया जाए, राइट। और स्पेशली अगर आप किसी लो पोजीशन पे ज्वाइन करेंगे, एग्जेक्टिव पे या फिर अभी फ्रेशर पोजीशंस पे करेंगे, तो बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझना। लेकिन मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रही हूँ बिकॉज ये चीजें जरूरी हैं, तो आप धीरे धीरे जब ओल्ड होते जाएं, 6 मंथ्स 1 ईयर हो, तो आप ये चीजें डिमांड करें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यस, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है 4-4 5-5 साल हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन से में काम करते हुए, और उसके बाद उनसे पूछो भाई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, कुछ नहीं पता। स्टाफिंग प्लान क्या है? नहीं यार मैं तो एक पोजीशन पे काम करती थी, या तो मैं 2 पोजीशन पे काम करती थी। उन्हें कुछ भी नहीं पता ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा। क्यों हम इतने साइलेंट क्यों बैठे हैं? ऐसे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग स्टक्ड हैं कहीं ना कहीं कंपनीज में, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना सा दायरा सीखा है काम का। क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं हम? फाइन। सो ये सारी चीजें देखिए, खुद से प्लान करनी पड़ेंगी बहुत बार। स्टाफिंग प्लान बनाइए, देखिए कितने डिपार्टमेंट्स होंगे मेरे, उसमें एक मैनेजर हो गया, मैनेजर के नीचे कितने एग्जेक्टिव्स क्या क्या काम करेंगे, उनके क्या रोल्स होंगे, राइट। की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके जॉब डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर लीजिए पहले ही लेवल पे जब हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके इसी में अगर पहले से इंटरनल एम्प्लॉइज बहुत सारे काम कर रहे हैं, मतलब उस डिपार्टमेंट में, तो भी हमें एनालाइज करना जरूरी है कि ये इतना स्टाफ मेरा करंट है और इसके बाद हमें इतना चाहिए, किस किस पोजीशन के लिए चाहिए और क्यों चाहिए। फाइन। सो ऐसे कभी भी नहीं होगा कि कभी भी उठ के कोई भी कह देगा आपसे कि भाई ऐसे मुझे ना एक एम्प्लॉय चाहिए। क्यों चाहिए डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय, राइट। बहुत सारे लोग पूरे पूरे दिन रिक्रूटमेंट ही करते रहते हैं एंड आना जाना यही सब लगा रहता है, इतनी रिक्वायरमेंट्स भी नहीं होती हैं। और एक्चुअली ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि भाई हम रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं और हम बिजी हैं और बहुत मुश्किल है। बहुत सारे मैनेजर्स ऐसा शो ऑफ करने की भी कोशिश करते हैं कि पता नहीं किस चीज की वो रिक्रूटमेंट करे जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या नीड भी है नहीं है, क्यों नहीं रिटेन कर पा रहे हैं एम्प्लॉयज को। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर ने कभी भी कोई एम्प्लॉय लिया और फिर उसके बाद किसी को निकाल दिया, फिर दोबारा से वो वैकेंसी अराइज हो गई। क्यों कर रहे हैं आप ये सब चीजें? वाई हम वो वाला टाइम
कहीं और अच्छी एक्टिविटी में यूज नहीं कर रहे हैं। यस, एचआर के बहुत सारे रूल्स हैं। बहुत ही सैडनिंग है कि हम सिर्फ रिक्रूटमेंट करते रहते हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा बहुत कुछ है जो हम एम्प्लॉइज के डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के डेवलपमेंट के लिए एज एन एचआर कर सकते हैं। तो व्हाई डोंट वी गेट इन्वॉल्व इन ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो इसलिए आपको स्टाफिंग प्लान करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं स्टाफिंग प्लान के बाद थर्ड है जॉब प्रोफाइल्स या फिर जॉब रोल्स। जितने भी जॉब प्रोफाइल्स और जॉब रोल्स हैं वो हमारे पास विद जॉब डिस्क्रिप्शंस होने जरूरी है। कितना स्किल, कितना एक्सपीरियंस, क्या एज है, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिस पे हम उन्हें रखते हैं। एग्जैक्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत जरूरी है उनकी होनी। जॉब लोकेशंस, एवरीथिंग ये हमारे पास जरूर हैंडी होना चाहिए, ईदर डिजिटली और हमारे पास ये फाइल फॉर्म में भी हो सकता है। ओके, मैं हमेशा से ये प्रेफर करती थी कि मुझे जब डिजिटली चीजें मिल जाती थी तो मैं अपनी फाइल मेंटेन करती थी। यस, और इसी ने मुझे हेल्प किया हर एक डिपार्टमेंट का जो वर्किंग थी वो स्ट्रीमलाइन करने में। बहुत बार ऐसी सिचुएशंस आई जब हमें बहुत सारे ऑल्टरेशंस करने पड़े और उसमें क्या हुआ, मेरे पास सारी चीज मेरी फाइल में अवेलेबल थी, सारे जॉब प्रोफाइल, सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस। तो जब भी मुझे हायरिंग करनी होती थी, एकदम से कुछ ऑल ऑफ अ सडन हुआ, मेरे पास सारी चीजें ऑलरेडी हैं, तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई कि यार अब जॉब डिस्क्रिप्शन हायरिंग मैनेजर से डिस्कस कर रहे हैं। ऑल्दो जब भी मैं किसी भी पोजीशन पे स्टार्ट करती हूँ तो हमेशा हायरिंग मैनेजर से दोबारा पूछती हूँ कि ये जो मेरे पास जॉब डिस्क्रिप्शन है इसमें कोई चेंजेस हैं या नहीं है, और अब आप क्या कर रहे हैं, बिकॉज काम चेंज होता रहता है, वर्क प्रोफाइल भी चेंज होता रहता है, तो वो हमें जरूर हायरिंग मैनेजर से डिस्कस कर लेना चाहिए एक बार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? हमारे पास सारी चीजें हैं। बट बहुत बार ऐसा भी होता था, मैं फ्री टाइम हूँ, घर पे हूँ, फ्री हूँ, संडे है, कुछ काम नहीं है, मैंने सारे अपने टास्क निपटा लिया ना, तो मैं वो जॉब प्रोफाइल्स, जॉब डिस्क्रिप्शंस भी रीड कर लेती थी। ऑल्दो ये फनी भी साउंड होता है कि यार कौन अपना काम इस तरीके से करता है, बट येस आई यूज टू डू। मैं आज भी ऐसी वर्किंग ही करती हूँ कि जब मेरे पास थोड़ा सा मुझे ऐसा टाइम मिला और मेरे पास रीडिंग टाइम है मेरे को, क्योंकि रीडिंग का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक इंटरेस्ट है, बहुत इंटरेस्ट है रीडिंग का, तो जब कुछ भी रीड करने को नहीं होता तो मैं हाँ ये चीज़ें दोबारा दोबारा पढ़ लेती हूँ, जैसे कि वो मेमोराइज हो जाती हैं। फाइन, सो ये आप भी कर सकते हैं। और मतलब ये है कि ऑफिशियल आवर्स में तो आप उनको अपने पास रख ही सकते हैं कि जब आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम हो तो आप उन्हें चेकआउट भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब हमें हायरिंग भी करनी होगी तो भी हमारे पास होगी, सारे हमारे पास स्टफ अवेलेबल होगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन का, कौन से जॉब रोल्स हैं, कौन से जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं विद टाइटल्स एंड डिटेल्ड वर्किंग। ओके, फोर्थ आ जाता है पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। यस, मेरे पास हैंडी पॉलिसीज होनी जरूरी है। हायरिंग पॉलिसी, एग्जिट पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी, राइट? ये सारी पॉलिसीज होनी बहुत जरूरी है। हायरिंग पॉलिसी, रिक्रूटमेंट पॉलिसी हो सकता है थोड़ी सी डिफर हो जाए, मतलब किसी किसी केसेस में डिफर हो सकती है, स्पेशली अगर हम टैलेंट एक्विजिशन के थ्रू भी हायरिंग करते हैं, बल्क हायरिंग भी करते हैं, तो हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की हायरिंग पॉलिसी हमने रखी हुई हो, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी और हायरिंग पॉलिसी वहां डिफर हो सकती है। ऑल्दो ये दोनों सेम है, कंफ्यूज ना हो, लेकिन हो सकता है स्पेसिफिक केसेस के लिए, जैसे हमें बल्क हायरिंग करनी है तो उसके लिए पॉलिसी हमने कुछ और निकाली हो, या किसी सीनियर पर्सन की हायरिंग करनी है, हेड हंटिंग के थ्रू कर रहे हैं, टैलेंट एक्विजिशन के थ्रू कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो हो सकता है हमारी पॉलिसीज डिफरेंट हो। फाइन, सो ये फिर हमारी लीव पॉलिसी, अटेंडेंस पॉलिसी, इसी में लीव मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट सब कुछ आ जाएगा। जब हम एम्प्लॉय को कन्विंस कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे कन्विंस करेंगे, उसको हमसे कुछ चीजें पूछेगा। बहुत बार हुआ है मेरे साथ, तो एम्प्लॉयज अक्सर पूछते हैं मैम ये लीव्स का क्या प्रोसीजर, ये क्या, नहीं मैं तो रिक्रूटर हूँ, जर्नलिस्ट बताएगा ये। अरे आपको पता कि आप क्यों कॉल कर रहे हो, फिर आप अगर उसकी क्वेरीज हैं तो आपको बतानी पड़ेंगी ना। डोंट फील कि यार कौन पूछता है कॉल पे, कैंडिडेट्स कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे, आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। हम इन छोटी छोटी चीजों के बेसिस पे उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते, स्पेशली जब हमारी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है किसी प्रोफाइल की। कैंडिडेट अच्छा होता है, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अच्छे सीनियर कैंडिडेट्स के पास अक्सर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं रिलेटेड टू बहुत सारी चीजें, पॉलिसीज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं उनके ऑन द कॉल इटसेल्फ। सो हमारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए। टीएडीए पॉलिसी, ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स में आपने देखा होगा, मैंने बहुत सारी पॉलिसीज बताई हुई हैं, राइट? यहाँ पर मैं वो डिटेल नहीं करूंगी, लेकिन हाँ मैंने आपको एक जर्नल बता दिया कि बहुत सारी पॉलिसीज हमारे पास हमें पता होनी चाहिए, मतलब जो जो पॉलिसीज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑपरेट हो रही है वो हमें पता होनी चाहिए। एज एन एचआर बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर द रिक्रूटमेंट, हमारे पास डेली में भी ये सारी चीजें होनी चाहिए, जैसे कि जब एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेगा उसके बाद भी उसकी बहुत सारी क्वेरीज होती रहेंगी, तो हम देख सके, समझ सकें क्या क्या ऑल्ट्रेशंस भी करने जरूरी है पॉलिसीज में, वो तभी पता चलेंगे जब हमें ऑलरेडी पॉलिसी पता होगी। हमें ये नहीं दायरा अपना बांधना कि मेरा तो काम सिर्फ रिक्रूटमेंट का है, रिक्रूटमेंट कर दिया उसके बाद ऑनबोर्डिंग वाला देखेगा, जर्नलिस्ट देखेगा, नहीं, इस अप्रोच से मत रहिए। बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि स्टेगनेंट पोजीशन पे हैं, ज्यादा कुछ सीखा नहीं, बस अपना अपना रिक्रूटमेंट करे थे, इसी वजह से कहीं और मूव करने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है। ओके,
सो ट्राई करें, अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आए। मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहती हूँ, राइट। सो नेक्स्ट आता है 5th, ये है हमारा कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। यस, कंपेंसेशन, सैलरी का सारा पोर्शन पता होना चाहिए। नेट सैलरी, कॉस्ट टू कंपनी, टीडीएस एंड ऑल, ये कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, सारी चीज पता होनी जरूरी है। बहुत सारे लोग ना बहुत ही मजे में खेलते रहते हैं कि हम तो सिर्फ इतना पार्ट करते हैं, हम तो हमारा काम तो सिर्फ रिक्रूटमेंट का है, पेरोल वाला तो पेरोल वाला देखेगा। नहीं, ऐसा मत कीजिए। आपके पास सारी चीजें पता होनी चाहिए, आपको हैंडी होनी चाहिए, बेसिक चीजें जरूर पता होनी चाहिए। इंसेंटिव्स का क्या प्रोसीजर है, कमीशन का क्या प्रोसीजर है, बोनस कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, ओके, ये सारी चीजें आपको पता बिल्कुल होनी चाहिए। एज एन एचआर रिक्रूटर किसी भी प्रोफाइल पे हैं, कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स के सारे प्रोविजंस आपको पता होने बहुत जरूरी है। बेसिकली क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अलाउंसेस हैं, परक्यूजिट्स हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे वो मिलते हैं हमें, ओके। बहुत बार तो मैंने यही सब बताकर कन्विंस किया है कैंडिडेट्स को, क्योंकि मुझे पता था कि हाँ ये चीजें आगे आपको बेनिफिट मिल सकती हैं, मिलेंगी, तो कैंडिडेट्स को आप बता भी सकते हैं रिक्रूटमेंट में। और एज एन एचआर तो इसने मुझे हेल्प ही किया है, मैनेजरियल पोजीशन पे स्पेशली मुझे बहुत हेल्प किया है। ये सारी चीजें पता होने की वजह से कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स कंप्लीटली पता होना बहुत जरूरी है। 6th है, आप कहेंगे ये पॉइंट अब आ रहा है, और ये है कल्चरल नॉर्म्स। यस, मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि हमेशा ये स्टार्टिंग में ही होता है, विजन, मिशन, कल्चर, वैल्यूज, इसके बारे में हम हमेशा सबसे पहले बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, तो आप लोग ना यही 2-4 सुन के चले जाते हैं, इसलिए मैंने इसको सबसे पहले नहीं डाला। ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ ही हमारे पास होना चाहिए। कल्चरल नॉर्म्स पता होने बहुत जरूरी है, क्या विजन है, क्या मिशन है, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, ओके। सो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, एवरीबॉडी नोज। इसलिए चलते हैं लास्ट 7th पॉइंट पे। लास्ट आ जाता है मेरा फेवरेट, और ये है टी एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। 2 को मैंने इसमें मिक्स कर दिया बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं ऐसे, राइट। मैंने अभी पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे मिक्स इन करे हैं, और भी इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी रिमेनिंग है, तो चलिए उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। टी एंड परफॉर्मेंस इन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, क्या प्रोसेस होने चाहिए, क्या टाइप्स होने चाहिए, बहुत जरूरी है हमें पता होना चाहिए कि क्या ट्रेनिंग का प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या टाइप्स हैं, क्यों नीड है, कहाँ तक उसकी लिमिटेशन है, कितने कितने ड्यूरेशन में ट्रेनिंग होनी है। बहुत बार ऐसा भी होता है 2 इयर्स 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, कोई सॉफ्टवेयर आया तो क्या ट्रेनिंग देनी है, राइट। सो इससे रिलेटेड सारी चीजें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे भी एचआर जर्नलिस्ट की प्लेलिस्ट में एक सेशन है, वहां से आप चेक कर सकते हैं क्या क्या होता है। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, कैसे हम एनालाइज करेंगे परफॉर्मेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है हमें पता होना। ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एम्प्लॉय को हायर करा लिया, अरे ठीक है जब होगी ना अप्रेजल्स वगैरह होंगे, परफॉर्मेंस देखी जाएगी तब देखेंगे। हमें क्या करना, अभी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से हमारा काम तो बस हायरिंग का था, या फिर हमारा काम बस ऑनबोर्डिंग का था, या फिर हमने बस ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज करा दी, उतना ही था, हमें कोई मतलब नहीं है। एक एचआर, कंप्लीट एचआर ये होना चाहिए कि उसे सारी चीजें ये पता हो, हैंडी हो, जिससे कि आप उन्हें बार बार रीड कर सकें, बार बार आपको पता हो। नहीं है तो बनाइए, मैं बार बार कहती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं हमारी कंपनी में ये प्रोसीजर नहीं है, बनाइए। मैंने खुद भी ऐसा किया है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट की हैं। जब एम्प्लॉय सामने से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है, उसे फॉर ग्रांटेड ना ले, कभी ना ले। वो पूछ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो मार्केट में चल रहा है, ऐसे ही कोई कुछ नहीं पूछता, राइट। ऑब्वियसली बहुत बार ऐसे रैंडम क्वेश्चंस होंगे जो ऐसे ही होंगे बिना विदाउट एनी रीजन, तो ऑब्वियसली हम उन्हें साइडलाइन करेंगे। लेकिन बहुत बार 90-95% तो ऐसा ही होता है कि कहीं ना कहीं हमारी कॉम्पिटिटिव ऑर्गेनाइजेशंस में वही चीजें चल रही होती है, लेकिन हमारे एक स्टेगनेंट माइंड है कि नहीं नहीं मुझे चेंज नहीं होना है, तो ठीक है वहां चल रहा है चलने दो, हमारे यहाँ तो यही चलता है। नहीं, कभी तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना, कैसे चीजें हम स्ट्रीमलाइन कैसे होंगी, कैसे हम कॉम्पिटिटर्स के साथ आएंगे, फाइन। सो ये है 7 चीजें। इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और भी हो सकते हैं जो स्पेशली आपको कंपनी से मिलें कि हाँ भाई आप एज एन एचआर हैं तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल है। अदरवाइज ये 7 जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, टाइप मैंने बताए हैं, नॉट ओनली डॉक्यूमेंट्स लाइक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हो सकता है ऐसा कोई डॉक्यूमेंट ना हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का कोई डॉक्यूमेंट ना हो, लेकिन ये चीजें आपको पता होनी जरूरी है, ओके। सो एज एन एचआर ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। आई होप सो आपने पूरा सेशन देखा होगा। कोई क्वेरीज हैं तो मुझे जरूर बताएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देखिए मैंने बहुत जल्दी जल्दी दिया है, पता नहीं पूरा सेशन देखा है नहीं देखा है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।